नमस्कार, मैं मनीष पटेल आप सभी का मंत्रा ट्यूटोरियल्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। आज हम लोक प्रशासन में अगला टॉपिक देखेंगे। 21वीं शताब्दी में लोक प्रशासन की भूमिका या राज्य पथ संगमन के युग में लोक प्रशासन की भूमिका। इस टॉपिक को देखने से पहले हम राज्य के दर्शन में परिवर्तन के साथ साथ लोक प्रशासन की भूमिका में कैसे बदलाव आया इसको समझते हैं। उसके बाद इस टॉपिक पे आएंगे 21वीं शताब्दी में लोक प्रशासन की भूमिका में। तो राज्य के दर्शन में परिवर्तन के साथ साथ लोक प्रशासन की भूमिका में कैसे बदलाव आया इसको पहले देखते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि राज्य का दर्शन क्या है। राज्य का दर्शन क्या है ये समझते हैं। किसी समय में सरकार को समाज के लिए क्या करना चाहिए इसे ही राज्य का दर्शन कहते हैं। किसी समय में सरकार को राज्य के लिए क्या करना चाहिए। किसी समय में सरकार को राज्य के लिए क्या करना चाहिए इसे ही राज्य का दर्शन कहते हैं। समाज की जो आवश्यकता है, समाज की आवश्यकता में समय समय पर बदलाव आता रहा है। तो समाज की आवश्यकता में जब बदलाव आया तो उससे क्या हुआ, राज्य का जो दर्शन है वो भी निरंतर परिवर्तित हुआ। मतलब यह है कि समाज की आवश्यकता बदलाव से राज्य के दर्शन में परिवर्तन हुआ। राज्य के दर्शन में परिवर्तन से लोक प्रशासन की जो भूमिका है इसमें भी समय समय पर परिवर्तन हुआ है। ठीक है, तो तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। समाज की आवश्यकता बदलेगी तो राज्य का दर्शन बदलेगा, राज्य का दर्शन बदलेगा तो लोक प्रशासन की भूमिका बदलेगी। कारण लोक प्रशासन की भूमिका इसलिए बदलेगी क्योंकि ये क्या है, लोक प्रशासन सरकार का कार्य अंग है। सरकार की जो भी नीतियां होंगी, योजनाएं होंगी, उसको क्रियान्वित करने का काम करता है लोक प्रशासन। तो सरकार का दर्शन बदलेगा तो लोक प्रशासन की भूमिका में भी परिवर्तन आएगा। तो हम देखते हैं अब तक राज्य के 4 दर्शन अस्तित्व में आए हैं। इन 4 दर्शनों के अनुरूप जो है लोक प्रशासन की प्रकृति भी परिवर्तित होती रही है। पहला जो दर्शन है वो है अहस्तक्षेपवादी दर्शन, दूसरा है प्रशासनिक राज्य का दर्शन या एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट का दर्शन, तीसरा दर्शन है कल्याणकारी दर्शन और चौथा है न्यूनतमवादी दर्शन। तो पहला देखते हैं अहस्तक्षेपवादी दर्शन। ये अहस्तक्षेपवादी दर्शन क्या है इसे देखते हैं। ये जो अहस्तक्षेपवादी दर्शन है ये व्यक्तिवादिता के राजनीतिक आदर्श पर टिका है। व्यक्तिवादिता राजनीतिक आदर्श क्या है, इसका मतलब है राज्य को व्यक्ति की स्वतंत्रता में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। व्यक्ति को स्वयं अपने विकास के लिए उत्तरदायी होना चाहिए। ये जो दर्शन है या हस्तक्षेपवादी जो राज्य है, इसका जो ये हस्तक्षेपवादी राज्य दर्शन जो है ये व्यक्तिवादिता राजनीतिक आदर्श पर टिका हुआ है। और व्यक्तिवादिता राजनीतिक आदर्श जो है ये मानता है कि राज्य को व्यक्ति की स्वतंत्रता में किसी भी प्रकार की हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। व्यक्ति
को स्वयं अपने विकास के लिए उत्तरदायी होना चाहिए, ऐसा मानता है ये अहस्तक्षेपवादी दर्शन। यहां पर जो है अहस्तक्षेपवादी जो दर्शन है, यहाँ पे जो राज्य का जो कार्य है, राज्य के कार्य हैं यहाँ पे सीमित है। राज्य के कार्य सीमित कार्य राज्य संपादित करते थे। राज्य केवल जो है संप्रभु कार्य संपादित करता था, है ना। संप्रभु राज्य की जो कार्यों की प्रकृति थी संप्रभु थी, मतलब प्रतिरक्षा संबंधी, प्रतिरक्षा, आंतरिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था, राजस्व, संग्रहण, ये सब काम करती थी राज्य। ठीक है, राज्य क्या काम करता था? प्रतिरक्षा संबंधित कार्य, आंतरिक सुरक्षा संबंधित कार्य, कानून व्यवस्था को बनाए रखने का कार्य, राजस्व संग्रहण करने का कार्य राज्य करती थी। तो ये जो मतलब राज्य के कार्य ये थे, ये संप्रभु कार्य थे। ये राज्य जो है लोक प्रशासन के माध्यम से इन कार्यों को संपन्न करती थी। उस समय जो है हस्तक्षेपवादी राज्य में कल्याणकारी कार्य या विकासात्मक कार्य वैसे संपन्न नहीं होते थे, मतलब बड़ी मात्रा में संपन्न नहीं किए जाते थे। तो केवल संप्रभु संबंधी कार्य संपन्न होते थे, इसलिए लोक प्रशासन का आकार भी कैसा था उस समय? छोटा था। लोक प्रशासन का आकार छोटा था, राज्य के कार्य कम थे, तो लोक प्रशासन का आकार भी छोटा था। और इस समय जो है योग्यता आधारित भर्ती का अभाव था। योग्यता के आधार पर भर्ती नहीं होती है, जैसे आजकल जो होती है योग्यता के आधार पर भर्ती, तो वैसी उस समय हस्तक्षेपवादी राज्य में योग्यता आधारित भर्ती नहीं होती थी। इसलिए जो है लोक प्रशासन कैसा था? अतार्किक था। लोक प्रशासन तार्किक नहीं था। इस समय जो है यूएस में जो है लूट प्रणाली विद्यमान थी। स्पॉइल सिस्टम यूएसए में विद्यमान था। इसमें क्या होता था? जो भी नया राष्ट्रपति चुना जाता था वो अपने दल के समर्थकों को राजनीतिक व प्रशासनिक पद वितरित करता था। जैसे कोई वहां का राष्ट्रपति कार्यकाल है 4 वर्ष, कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बना तो 4 साल के लिए अपने जो दल के जो समर्थक हैं उनको राजनीतिक पद भी देता था और प्रशासनिक पद भी देता था। मान लीजिए 4 साल बाद कोई दूसरा राष्ट्रपति बना तो जो पहले जो राष्ट्रपति था उसके समय जो भी प्रशासनिक पद पे जो व्यक्ति थे उनको हटा दिया जाता था और नया राष्ट्रपति जो चुनता था, मतलब जो बनता था, वो फिर से अपने लोगों को प्रशासनिक पद, राजनीतिक पद प्रदान करता था। तो इसी को बोलते हैं लूट प्रणाली। स्पॉइल सिस्टम विद्यमान थी रूस में। फ्रांस में भी जो है कार्यालयों की बिक्री प्रणाली विद्यमान थी, मतलब पद जो है बेचे जाते थे। और ब्रिटेन में इस समय जो है अभिजात की नौकरशाही विद्यमान थी, मतलब उच्च वर्ग के लोग ही नौकरशाही पे विद्यमान होते थे या उच्च वर्ग के लोग ही उच्च पदों पे विद्यमान होते थे, मतलब उच्च पद को धारण करते थे। अब आगे देखते हैं सरकार की जो है जो अत्यधिक जो है हस्तक्षेपवादी जो प्रवृत्ति है, इसकी वजह से जो है समाज में असमानता एवं शोषण का जन्म हुआ और जन विद्रोह भी हुए। ये जो असमानता है वह शोषण की वजह से जो है क्या हुआ? जन विद्रोह हुआ। जन विद्रोह हुआ और इसी जन विद्रोह से में
जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे गारफील्ड, अमेरिकी राष्ट्रपति गारफील्ड की 1881 में हत्या कर दी गई। अमेरिकी राष्ट्रपति गारफील्ड की हत्या कर दी गई। उसके बाद 1883 में अमेरिका में एक कानून लाया गया, एक एक्ट पारित किया गया जिसको जानते हैं हम पेंडल्टन एक्ट के नाम से। पेंडल्टन एक्ट पारित किया गया अमेरिका में, जिसके द्वारा जो है यूएसए में लोक सेवा की स्थापना की गई। लोक सेवा की स्थापना की गई। इसके साथ ही राज्य के एक नवीन दर्शन का जन्म हुआ। मतलब इस एक्ट के तहत अमेरिका में अब जो भर्ती जो होती थी, होने लगी प्रशासनिक पदों पर, वो अब योग्यता के आधार पर होने लगी। तो इसके पश्चात जो है राज्य के एक नवीन दर्शन का क्या हुआ, जन्म हुआ। और ये जो दर्शन है, नवीन दर्शन है, उसको प्रशासकीय राज्य के दर्शन के नाम से जाना गया, या एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट दर्शन के नाम से जाना गया इस दर्शन को। ये जो दर्शन है मूलतः दो राजनीतिक विश्वास पर टिका हुआ था। एक राजनीतिक प्रशासन द्विभाजन और दूसरा है योग्यता के संस्थाकरण पर। तो इस दर्शन के जो प्रशासनिक राज्य का जो दर्शन है, इसके दो राजनीतिक आधार थे, दो राजनीतिक आदर्श थे। एक जो है राजनीतिक प्रशासन द्विभाजन, दूसरा है योग्यता का संस्थाकरण। राजनीतिक प्रशासन द्विभाजन का मतलब है राजनीतिक कार्य राजनीतिज्ञों के द्वारा किया जाना चाहिए, और जो प्रशासनिक कार्य है ये किसके द्वारा किया जाना चाहिए, प्रशासकों के द्वारा किया जाना चाहिए। ठीक है। और योग्यता के संस्थाकरण का मतलब है भावी प्रशासकों को योग्यता के परीक्षण के लिए संवैधानिक संस्थाओं की स्थापना। मतलब जो भर्ती प्रक्रिया है, इसके लिए एक संवैधानिक जो संस्था है, संवैधानिक कानूनी संस्था की स्थापना की जाए, जिसके द्वारा जो लोक सेवक हैं इनकी भर्ती की जा सके। तो ये दो राजनीतिक विश्वास या दो राजनीतिक आदर्श पर टिका हुआ है, राजनीतिक प्रशासन द्विभाजन और योग्यता के संस्थाकरण पर। अभी भी क्या थे, इस दौर में भी, प्रशासकीय राज्य के दौर में भी सरकार के कार्य क्या थे, सीमित थे। सरकार के कार्य इसमें भी सीमित थे। वही जो पहले जो कार्य थे सरकार के, संप्रभु कार्य, मतलब प्रतिरक्षा, आंतरिक सुरक्षा, राजस्व संग्रहण, यही कार्य थे राज्य के यहां पर भी। ठीक है। और कानून व्यवस्था की स्थापना करना, ये राज्य के कार्य थे। यहाँ भी इस दर्शन में भी, प्रशासनिक राज्य वाला दर्शन में भी राज्य के यही कार्य थे। राज्य के कार्य सीमित थे, तो लोक प्रशासन का आकार भी कैसा था, छोटा था। राज्य के कार्य बढ़ेंगे तो लोक प्रशासन का आकार बढ़ेगा। राज्य के कार्य सीमित है तो लोक प्रशासन का आकार छोटा है। उसके पश्चात 1929-32 की वैश्विक आर्थिक मंदी ने राज्य के दर्शन पर पुनर्विचार के लिए प्रेरित किया। जो आर्थिक मंदी आई 1929-32 के दौर में, इसने राज्य के दर्शन पर पुनर्विचार के लिए प्रेरित किया। एक अर्थशास्त्री थे J.M. किन्स करके, इन्होंने इस मंदी के कारण राज्य के गलत दर्शनों को बताया। राज्य के गलत दर्शन के कारण वैश्विक आर्थिक मंदी आई, ऐसा कहा अर्थशास्त्री J.M. किन्स ने। तो इसने इसके पश्चात राज्य के एक नए दर्शन का उदय होता है। ये किन्स ने ही एक नए दर्शन, राज्य के नए दर्शन
कल्याणकारी दर्शन का इन्होंने विचार प्रस्तुत किया। कल्याणकारी दर्शन का विचार प्रस्तुत किया किन्स ने। ठीक है, कल्याणकारी राज्य का दर्शन, ये जो दर्शन है कल्याणकारी राज्य का दर्शन 1950 के बाद विश्व भर में काफी लोकप्रिय हुआ। 1950 के बाद ये लोकप्रिय हुआ और ये जो दर्शन है ये सामूहिकता के राजनीतिक आदर्श या राजनीतिक दर्शन पर आधारित था। अर्थात सामूहिक विकास के लिए व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन किया जा सकता है। सामूहिक विकास यहाँ पे प्राथमिक है, व्यक्तिगत विकास सेकेंडरी है। ठीक है, सामूहिकता के राजनीतिक आदर्श पर यह टिका हुआ था। अर्थात सामूहिक विकास के लिए व्यक्ति की स्वतंत्रता बाधित की जा सकती है या व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन किया जा सकता है। ठीक है, फाइनर जो है, एक विद्वान हुए फाइनर, इन्होंने कहा कि राज्य सर्वत्र है। मतलब लोक कल्याण के लिए राज्य को परिभाषित करते हुए कहा कि राज्य सर्वत्र है, स्टेट इज एवरीवेयर, है ना। राज्य सर्वत्र है, सभी जगह है, व्यक्ति की हर गतिविधि पे राज्य की नजर है। मतलब कहना चाहिए गर्भ से लेकर कब्र तक राज्य जो है व्यक्ति के जीवन में पूरी तरह से हस्तक्षेप करता है, इंटरेस्ट लेता है, उसके जन्म होने से पहले से मृत्यु तक। कल्याणकारी जो राज्य का जो दर्शन आया, कल्याणकारी दर्शन राज्य का जो आया, इस दौरान जो है राज्य के कार्यों में अत्यधिक वृद्धि हुई। राज्य के जो कार्य हो गए, अब जो है राज्य के जो कार्य हैं ये हो गए संप्रभु, विकासात्मक और कल्याणकारी। ये राज्य के कार्य हो गए संप्रभु, विकासात्मक और कल्याणकारी। संप्रभु में जो देखे हैं वही है प्रतिरक्षा, आंतरिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था और राजस्व संग्रहण। विकासात्मक जो कार्य हैं, चाहे वो ऊर्जा क्षेत्र में हो, परिवहन में हो, संचार, सड़क, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब डेवलपमेंट से संबंधित है। कल्याणकारी जैसे बाल विकास, महिला विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि से संबंधित कार्य, सभी प्रकार के कार्य किसके द्वारा किया जाने लगा? राज्य के द्वारा किया जाने लगा। अब राज्य के कार्य यहाँ पे काफी बढ़ गए, राज्य के द्वारा भारी मात्रा में निवेश किया जाने लगा ऊर्जा, परिवहन, संचार, बीमा, बैंकिंग, स्वास्थ्य इत्यादि के क्षेत्र में। ठीक है, आर्थिक क्षेत्रों में देखें तो असंख्य लोक उपक्रमों की स्थापना हुई, जिससे लोक प्रशासन का कार्य भी असीमित रूप से बढ़ गया। राज्य के कार्य बढ़े तो लोक प्रशासन का कार्य भी बढ़ गया। लोक प्रशासन का कार्य तो बढ़ा ही बढ़ा, साथ ही अदक्षता भी बढ़ गई। लोक प्रशासन में कार्यकुशलता की कमी आई, अदक्षता बढ़ गई। और ये जो दर्शन है कल्याणकारी दर्शन 1960, 70 और 80s के दशक में राज्य के हस्तक्षेप के स्वर्ण युग
कहे जाते हैं। ये राज्य हस्तक्षेप का युग था। कल्याणकारी राज्य मतलब राज्य हस्तक्षेप का युग था। और 60, 70, 80s का जो दशक था कल्याणकारी राज्य के दर्शन का स्वर्ण युग था। 1980 के आते आते 1980 के आते आते कल्याणकारी राज्य पर प्रश्न चिन्ह लगने लगा, क्योंकि सरकारों ने तो संसाधनों पर निवेश किया है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी लोक उपक्रमों की स्थापना की, और हर क्षेत्र में, ऊर्जा क्षेत्र में, संचार क्षेत्र में, सभी परिवहन क्षेत्र, सब क्षेत्र में काम करने लगे, लेकिन संसाधनों के सृजन पे ध्यान नहीं दिया। निवेश तो कर रहे थे लेकिन सृजन नहीं हो पा रहा था। निवेश हुआ लेकिन सृजन नहीं हो पाया, जिसकी वजह से जो है सरकार जो है निरंतर घाटे में चलने लगी। लोक उपक्रम जो है निरंतर घाटे में चलने लगे, लोक उपक्रमों में घाटे हुए। दूसरी ओर सरकारी कर्मचारियों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हो गई, लोक प्रशासन का कार्य अत्यधिक बड़ा हो गया, जिसकी वजह से 1980s में विश्व भर की सरकारों के समक्ष वेतन भुगतान की समस्या आने लगी। मतलब पेमेंट करने के लिए, कर्मचारियों को वेतन देने के लिए पैसे नहीं थे। अब ये समस्याएं आने लगी 1980s में, मतलब 1950 से 1980 तक ये जोर शोर से चला ये दर्शन। फिर 80s के बाद दिक्कत आने लगी, सरकारों को जो कर्मचारी हैं इनको वेतन देने में भी दिक्कत होने लगी। अब कल्याणकारी राज्य का विकल्प खोजे जाने लगा। कल्याणकारी जो राज्य है इसके दर्शन का विकल्प खोजा जाने लगा। इस प्रक्रिया की शुरुआत हुई ब्रिटेन में मार्गरेट थैचर के थैचरवाद से, अमेरिका में रोनाल्ड रीगन के रेगनवाद से। मतलब ये शुरुआत हुई 80s में, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थी मार्गरेट थैचर, ठीक है। तो वहां पे एक नया आर्थिक सुधारों की जो बात हुई, विचार आया, उसको थैचरवाद के नाम से जाना जाता है। यूएस में यही विचार आया, उसको रेगनवाद के नाम से जाना गया। ये जो विचार है थैचरवाद, रेगनवाद, इसने न्यूनतमवादी राज्य को जन्म दिया। मतलब राज्य की भूमिका जो है सीमित करने को जन्म दिया, एक नए राज्य के दर्शन को जन्म दिया इसने। ये क्या है? न्यूनतमवादी राज्य का दर्शन। ये जो दर्शन है, ये न्यूनतमवादी जो राज्य है इसमें सरकारों ने अनावश्यक कार्य क्षेत्रों से पीछे हटना शुरू किया। सरकार जो है अनावश्यक जो हर क्षेत्र पे आगे बढ़ रहे थे वहां से उन्होंने पीछे हटना शुरू किया। यही कहलाया राज्य पश्चगमन, है ना। यहीं से स्टार्ट होता है राज्य पश्चगमन की प्रक्रिया, राज्य के पीछे हटने की प्रक्रिया। कहां से? किन क्षेत्रों से? आर्थिक क्षेत्रों से, सामाजिक क्षेत्रों से। आर्थिक क्षेत्रों से पीछे हटे लेकिन आर्थिक क्षेत्रों में काम रुके क्या? नहीं रुके। आर्थिक गतिविधियां जो हैं, जो राज्य के द्वारा संचालित की जा रही थी, वो किसको दी जाने लगी? निजी क्षेत्र को दी जाने लगी। सामाजिक क्षेत्र के जो कार्य हैं वो नागरिक समाज या सिविल सोसाइटी या एनजीओस को दिया जाने लगा। गैर सरकारी संगठन, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस को दिए जाने लगे सामाजिक कल्याण के कार्य। और आर्थिक जो गतिविधियां निजी क्षेत्र को दी जाने लगी, है ना, ठीक है। राज्य पश्चगमन में आर्थिक गतिविधियां निजी क्षेत्रों को दे दी गई और सामाजिक कल्याण का जो कार्य है वो एनजीओस को सौंपा जाने लगा, ठीक है। तो अब क्या हुआ? अब जो है राज्य की भूमिका सीमित होने लगी। तो यहां पे एक नया दर्शन आया। जो नया दर्शन आया इसको कहते हैं नव उदारवाद। नव उदारवाद का मतलब यह है कि शासन की प्रक्रिया में बाजार व नागरिक समाज को
अधिक भूमिका देने पर बल देता है। नव उदारवाद जो है शासन की प्रक्रिया में बाजार व नागरिक समाज को अधिक भूमिका प्रदान करता है। बाजार मतलब निजी क्षेत्र, नागरिक समाज एनजीओज, इनको अधिक भूमिका प्रदान की जाती है। तो यहाँ पे जो राजनीतिक दर्शन आया या राजनीतिक आदर्श या राजनीतिक विश्वास आया वो था नव उदारवाद। यहाँ पे क्या हुआ, सरकार का आकार छोटा हुआ तो लोक प्रशासन का आकार भी छोटा हुआ। लोक प्रशासन का जो आकार है मात्रात्मक रूप से छोटा हुआ है ना, आकार जो लोक प्रशासन जो है का आकार जो है मात्रात्मक रूप से छोटा हो गया, लेकिन लोक प्रशासन की जो जिम्मेदारियां थी ये गुणात्मक रूप से बढ़ गई। ठीक है, अब जो लोक प्रशासन जो है पहले जो सेवा प्रदाता के रूप में था, अब वो कैसा हो गया, सुविधा प्रदायक के रूप में, एक विनियामक के रूप में ये कार्य करने लगा। एक रेगुलेटरी के रूप में लोक प्रशासन काम करने लगा, विनियामक के रूप में लोक प्रशासन काम करने लगा। ठीक है, अब लोक प्रशासन की जो प्रकृति है ये कैसी हो गई, अधिक से अधिक प्रबंधन उन्मुख हो गई। प्रकृति अधिक से अधिक प्रबंधन उन्मुख हो गई। परंपरागत लोक प्रशासन के स्थान अब नव लोक प्रबंध लेने लगा, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट लेने लगा परंपरागत लोक प्रशासन का स्थान। अब जो परंपरागत लोक प्रशासन की जो जटिलता थी, नियम उन्मुखता थी, लाल फीताशाही थी इत्यादि जो है समाप्त होने लगा। मतलब लोक प्रशासन, परंपरागत लोक प्रशासन की जो कमियां थी, जो दुर्गुण थे, वो क्या होने लगे, अब समाप्त होने लगे। तो इस प्रकार देखते हैं हम राज्य के 4 दर्शन अस्तित्व में आए। ठीक है, क्या क्या, हस्तक्षेप, पहला जो देखे हम, पहला जो दर्शन था अहस्तक्षेपवादी दर्शन था। दूसरा जो दर्शन आया प्रशासकीय राज्य का दर्शन। तीसरा दर्शन आया कल्याणकारी राज्य। चौथा दर्शन आया जो राज्य की भूमिका को सीमित करता है, न्यूनतमवादी। न्यूनतमवादी राज्य का दर्शन आया। ये 4 चीजें आई। तो जो हस्तक्षेपवादी देखे थे, इसका जो राजनीतिक विश्वास क्या था, राजनीतिक आदर्श क्या था, व्यक्तिवादिता था। और प्रशासकीय राज्य का था, प्रशासकीय राज्य का था राजनीतिक प्रशासन द्विभाजन, योग्यता का संस्थाकरण। और कल्याणकारी राज्य का जो मतलब राजनीतिक आदर्श था सामूहिकता। न्यूनतमवादी राज्य का राजनीतिक दर्शन नव उदारवाद। और यहाँ पे देखेंगे हस्तक्षेपवादी और प्रशासकीय, इन दोनों पे जो है सरकार की जो भूमिका है केवल संप्रभु की थी, संप्रभु कार्य की थी। सरकार की भूमिका जो है केवल संप्रभु प्रकार की थी, संप्रभु कार्य की थी। यहाँ पे जो है संप्रभु
कल्याणकारी और क्या हो गई, विकासात्मक। ये राज्य की भूमिका में बढ़ोतरी हुई। यहां पे क्या हो गया, राज्य की भूमिका संप्रभु, राज्य की भूमिका जो है यहाँ पे संप्रभु। फिर उसके बाद जो है प्लस कल्याणकारी और विनियामक, ये तीन भूमिका यहाँ पे हुई, संप्रभु, कल्याणकारी और विनियामक, रेगुलेटरी की भूमिका। इन दोनों में देखेंगे, यहाँ पे हस्तक्षेपवादी में, प्रशासकीय राज्य में, तो लोक प्रशासन का जो आकार जो है छोटा था। यहाँ पे लोक प्रशासन हस्तक्षेपवादी में अतार्किक था, क्योंकि योग्यता आधारित भर्ती नहीं होती थी, लूट प्रणाली पे आधारित था, योग्यता आधारित नहीं थी, बिना योग्यता की भर्ती होती थी। यहाँ पे भी लोक प्रशासन का आकार छोटा था प्रशासकीय राज्य में, लेकिन यहाँ पे लोक प्रशासन क्या था, तार्किक था। फिर उसके बाद देखते हैं कल्याणकारी राज्य। यहाँ पे लोक प्रशासन का आकार जो है बड़ा था, तार्किक था, लेकिन यहाँ पे लोक प्रशासन जो है दक्ष नहीं था, अदक्ष था। और न्यूनतम वादी राज्य जो वर्तमान है, यहाँ पे लोक प्रशासन का जो आकार है और प्रकृति जो है, कहना चाहिए लोक प्रशासन का आकार यहाँ पे है छोटा, तार्किक और प्रबंधोन्मुखी है, प्रबंध की ओर उन्मुख है यहाँ पे लोक प्रशासन। ठीक है, तो ये राज्य के 4 दर्शन है। राज्य के जब जब दर्शन बदले, लोक प्रशासन का भी लोक प्रशासन की भी भूमिका में हमें परिवर्तन देखने को मिला। अब देखते हैं 21वीं शताब्दी में लोक प्रशासन की भूमिका। 21वीं शताब्दी में लोक प्रशासन की भूमिका मतलब ये जो राज्य पश्चगमन के युग में या न्यूनतावादी जो राज्य है, उसमें लोक प्रशासन की भूमिका हम जैसा देखे हैं 1980s के बाद विश्व भर में राज्य पश्चगमन की प्रक्रिया आरंभ होती है। राज्य पश्चगमन मतलब है जो राज्य अपने जो परंपरागत आर्थिक दायित्व है, इसको किसको सौंप दी है, निजी क्षेत्र को, और समाज कल्याणकारी कार्य है उसको एनजीओस को सौंप दी है। मतलब एनजीओस की भूमिका बढ़ गई है कल्याणकारी कार्यों में, और आर्थिक विकास के क्षेत्र में या विकासात्मक कार्यों में निजी क्षेत्र की भूमिका बढ़ गई है। ठीक है, अब लोक प्रशासन की भूमिका अब क्या हो गई है, सीमित हो गई है। हाँ, लेकिन लोक प्रशासन की जो भूमिका जो है मात्रात्मक दृष्टि से कम हुई है यहाँ पे राज्य पश्चगमन के युग में, लेकिन गुणात्मक रूप से वृद्धि हो गई है। अब देखते हैं लोक प्रशासन की जो भूमिका है निम्नलिखित क्षेत्रों में महत्वपूर्ण हो रही है राज्य पश्चगमन के युग में या 21वीं शताब्दी में हम देखें तो। देखेंगे सामाजिक भूमिका क्या रही है। उदारीकरण, निजीकरण की नई चुनौतियों ने नई चुनौतियों को जन्म दिया है। उदारीकरण, निजीकरण से एक नई चुनौतियां सामने आई हैं। इसमें क्या हुआ है, इसमें उदारीकरण निजीकरण की प्रक्रिया से जो है ये समाज के जो विभिन्न वर्गों को अलग अलग ढंग से प्रभावित किया है। ये जो कहना चाहिए उदारीकरण एलपीजी के दौर में जो है समाज का जो है जो संपन्न वर्ग था वो और अधिक संपन्न हो गया है, और जो निधन वर्ग था वो और अधिक निधन हो गया है। ठीक है, तो इस परिस्थिति में जो संपन्न था वो अधिक संपन्न हो गया, निर्धन था वो अधिक
अति निर्धन हो गया। इसमें क्या हो गया, अब लोक प्रशासन को विकास के दौर में पिछड़ रहे क्षेत्रों, जो पिछड़े क्षेत्र हैं और वर्गों के विकास के लिए प्रभावी ढंग से कार्य करना आवश्यक हो गया है। इसके लिए क्या है, जो ग्रामीण विकास, कृषि विकास, गरीबी, बेरोजगारी निवारण सहित सभी जो सामाजिक क्षेत्र है, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास की नीतियों को अधिक प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करना आवश्यक हो गए हैं, ताकि जो अति निर्धन होते जा रहे हैं, निर्धन से अति निर्धन होते जा रहे हैं, उनका जीवन स्तर ठीक हो सके, वो भी विकास की मुख्य धारा में आ सके, लौट सके। फिर दूसरा जो है आर्थिक भूमिका लोक प्रशासन की। यहाँ पे जो है जो एलपीजी के दौर में या राज्य पथ गमन के युग में लोक प्रशासन की जो भूमिका, जो भी सरकार का जो आर्थिक जो दायित्व थे, मतलब विकासात्मक जो कार्य थे, वो निजी क्षेत्र को सौंपा गया है। लेकिन सरकार जो है यहाँ पे क्या है, विनियामक की भूमिका निभा रही है। विनियामक की भूमिका निभा रही है। तो यहाँ पे सरकार को जो है निजी क्षेत्र पर उपयुक्त नियंत्रण रखना पड़ेगा, निजी क्षेत्र पर ठीक ठाक उपयुक्त नियंत्रण रखना पड़ेगा, ताकि जो प्रतिस्पर्धा है वो समान स्तर पे हो। ठीक है, नहीं तो क्या है, जो बड़े खिलाड़ी हैं, जो बड़े उद्योगपति हैं, वो जो अभी जो नए जो उद्योगपति हैं, नए जो छोटे जो व्यापारी हैं, उद्योगपति हैं, व्यवसायी हैं, उनको आगे बढ़ने नहीं देंगे, मतलब उनके विकास को रोक देंगे, है ना। ठीक है, नए जो उभरते हुए जो है उनको रोकने का वो प्रयास करेंगे। ठीक है, तो जो लोक प्रशासन है उसको एक विनियामक के रूप में, रेगुलेटरी के रूप में अच्छी भूमिका का निर्वहन करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे टेलीफोन सेक्टर में हम देखते हैं टेलीफोन रेगुलेटरी अथॉरिटी और जो ट्राई है, ट्राई ये जो है, ये जो प्राइवेट जो टेलीफोन कंपनियां हैं, है ना, इन पे क्या करती है, ये नियंत्रण करती है, जो भी उनके टैरिफ वगैरह हैं, जो भी प्लान हैं, उनको रेगुलेट करने का काम ये ट्राई के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, जैसे गवर्नमेंट की कंपनी है बीएसएनएल, और जो भी प्राइवेट है जैसे जियो है, एयरटेल है, और जो भी कंपनियां हैं, आइडिया वगैरह जो है, तो इन सबको नियंत्रित करने का काम कौन करती है, ट्राई करती है। तो ये देखती है कि जो बड़ी कंपनियां हैं टेलीफोन सेक्टर में, तो वो जो छोटी कंपनियां हैं उनको, उनके हितों को नुकसान ना पहुंचाए, उनके हितों को चोट ना पहुंचाए, उन्हें भी आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करें। इसको देखना जो है ये किसका काम है, ट्राई का काम है, रेगुलेटरी अथॉरिटी है, इसका काम है। वैसे ही हर सेक्टर के लिए जो है अलग अलग जो रेगुलेटरी एजेंसियां सरकार के द्वारा निर्मित की गई है ना। जैसे एयरपोर्ट सेक्टर में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, रेगुलेटरी अथॉरिटी है, तो उसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो हर सेक्टर में जो आर्थिक विकास के क्षेत्र हैं, जहाँ पे मतलब जो निजी सेक्टर काम कर रहे हैं, तो एक गुणवत्ता को बना के रखने का काम सरकार का है, लोक प्रशासन का है। लोक प्रशासन को ध्यान रखना है कि निजी सेक्टर जो है, जो विकासात्मक कार्य कर रहे हैं, उनकी गुणवत्ता ठीक है कि नहीं है, नहीं है तो फिर उनको ठीक करवाने का काम इनका है। तो आर्थिक रूप से देखेंगे हम तो जो छोटे जो भागीदार हैं उनको भी समान अवसर मिले, इनका ध्यान रखना
लोक प्रशासन का काम है। वैश्विक भूमिका में देखेंगे तो 90s के बाद जो है पूरा जो विश्व है एक ग्लोबल विलेज के रूप में तब्दील हो चुका है ना। एलपीजी के बाद, वैश्वीकरण के बाद जो है आर्थिक उदारीकरण, एकीकरण के बाद जो पूरा जो विश्व है एक ग्लोबल विलेज में तब्दील हो चुका है। अभी जो भी सूचना संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से, इससे क्या है, जो राष्ट्रीय वातावरण एक अचानक जो है अंतर्राष्ट्रीय वातावरण में तब्दील हो चुका है। अब जो लोक प्रशासन को कहना चाहिए जो अंतर्राष्ट्रीय वातावरण में काम करना पड़ रहा है, और जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं, जैसे संयुक्त राष्ट्र हैं, इनकी अन्य एजेंसियां हैं, इनके जो गाइडलाइंस हैं उनको भी इम्प्लीमेंट करवाना, उनकी जो अभी घोषणाएं हैं उनको लागू करना, ये इनका काम हो गया है। मतलब लोक प्रशासन का ही काम हो गया है। तो इस प्रकार के देखेंगे तो सामाजिक, आर्थिक और वैश्विक जो भूमिका है लोक प्रशासन की, ये अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गई है। ठीक है, निश्चित रूप से लोक प्रशासन का कार्य क्षेत्र जो है सीमित हुआ है, मात्रात्मक रूप में उसके कार्य कम हुए हैं, लेकिन गुणात्मक रूप में उसके कार्य बढ़ गए हैं। अब लोक प्रशासन के ऊपर और अधिक जिम्मेदारी आ गई है। ठीक है, ठीक है, मतलब 90s के बाद जो है राज्य पर संगमन कारण लोक प्रशासन की भूमिका में बदलाव तो आया है, लेकिन इसका महत्व बना हुआ है। ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि 20वीं शताब्दी में लोक प्रशासन की भूमिका की विवेचना कीजिए, या राज्य पर संगमन के युग में लोक प्रशासन की भूमिका की विवेचना कीजिए। ठीक है, ये पूछा जा सकता है। अब आगे देखते हैं शासन से अभिशासन की ओर, फ्रॉम गवर्नमेंट टू गवर्नेंस। ये दोनों टॉपिक डायरेक्ट आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन इन टॉपिक से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। देखिए 20वीं शताब्दी के अंत में हम देखेंगे तो शासन की जो प्रक्रिया है ये धीरे धीरे अभिशासन में रूपांतरित हुआ है। शासन क्या है? शासन जो है ये लोकहित को पूरा करने की एकल प्रक्रिया है। मतलब अकेले सरकार ही लोकहित से संबंधित कार्यों को करे तो वो क्या है? शासन। और लोकहित से संबंधित कार्यों को पूरा करने के लिए शासन की प्रक्रिया में जो निजी क्षेत्र और जो नागरिक समाज है या गैर सरकारी संगठन है, इनकी भी सेवाएं ली जाए तो ये क्या होगा? अभिशासन। शासन लोक सेवा को, लोकहित को पूरा करने की एकल प्रक्रिया है, लेकिन शासन की प्रक्रिया में निजी क्षेत्र और नागरिक समाज को भी भागीदार बनाया जाए तो ये क्या होगा? अभिशासन होगा। तो 90s के दशक में 1990 के बाद निजीकरण, उदारीकरण, निजीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ होने के बाद सरकार के जो आर्थिक दायित्व हैं ये धीरे धीरे किसको दे दिए गए? निजी क्षेत्र को दे दिए गए या बाजार को दे दिए गए। और जो कल्याणकारी जो कार्य हैं नागरिक समूहों को या एनजीओ को सौंपे जाने लगे। ठीक है, तो यही है, मतलब सौंपे जाने लगे तो यही है शासन से अभिशासन की ओर, है ना। हम 90s के बाद शासन से अभिशासन की ओर अग्रसर हैं। अब क्या हो गया है? लोकहित व उद्देश्यों की पूर्ति करना एक साझा प्रयास बन गया है, जिसमें राज्य किसकी भूमिका निभा रहा है? विनियामक की, रेगुलेटरी की। राज्य एक विनियामक की भूमिका निभा रहा है। राज्य विनियामक की भूमिका राज्य निभा रहा है। ठीक है, राज्य जो है विनियामक की भूमिका निभा रहा है। बाजार आर्थिक और विकासात्मक भूमिका, नागरिक समाज कल्याणपरक भूमिका निभा रहा है। ठीक है, तीनों की अपनी अपनी भूमिकाएं हैं। राज्य की, निजी क्षेत्र की, बाजार मतलब निजी क्षेत्र,
और नागरिक समाज, एनजीओस, ये अपनी अपनी भूमिकाएं निभा रही हैं। यहां से भी पूछा जा सकता है वर्तमान में शासन अभिशासन की ओर अग्रसर है, स्पष्ट कीजिए। ये भी पूछा जा सकता है 10 नंबर पे। ठीक, आप लोग मेंस के लिए राइटिंग प्रैक्टिस करिए, राइटिंग प्रैक्टिस मस्ट है। जो क्वेश्चंस हैं, जो जो टॉपिक हम देखते जा रहे हैं, इनके आप लोग राइटिंग प्रैक्टिस करिए। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद जो भी टॉपिक का राइटिंग प्रैक्टिस करना है, तो इसके कई तरीके हो सकते हैं। शुरुआत में एकदम इनिशियल स्टेज पे आप ये कर सकते हैं कि जैसे कोई भी टॉपिक का हमको आंसर लिखना है, मतलब उस टॉपिक के क्वेश्चन की राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। जैसे 21वीं शताब्दी में लोक प्रशासन की भूमिका, तो उस टॉपिक को पहले अच्छे से पढ़ लीजिए। फिर शुरुआती दौर में हमें देख के लिखने की प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले आप देख के आंसर लिखिए। सबसे पहले हमको आना चाहिए आंसर बनाना। 21वीं शताब्दी में लोक प्रशासन की भूमिका की विवेचना कीजिए, तो पहले देख के लिखने का हम अभ्यास करें। पहले प्रश्न को समझना है, उसके बाद उत्तर लिखना है। प्रश्न को समझ लिए क्या लिखना है, प्रश्न की रिक्वायरमेंट क्या है, ये अगर आप समझ गए तो आपका आधा काम पूरा हो गया। उसके बाद आप आंसर लिखने का प्रयास करिए। ठीक है, पहले देख के लिखेंगे, उसके बाद जो है धीरे धीरे बिना देखे लिखने की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो बिना देखे लिखने के लिए पहले टॉपिक को पढ़ना है, फिर उस टॉपिक के क्वेश्चन उठाने हैं और उनको लिखने का अभ्यास करना है। फिर उसके बाद धीरे धीरे हमको क्या करना है, धीरे धीरे हमको आज जो पढ़े हैं उसके आंसर 4 दिन बाद लिखने की प्रैक्टिस करनी है। 4 दिन के पश्चात फिर धीरे धीरे उसको 10 दिन बाद, फिर धीरे धीरे 15 दिन बाद लिखने की प्रैक्टिस करनी है। आज जो पढ़े हैं उसको हम 15 दिन बाद लिखते हैं तो कैसा आंसर लिख पाते हैं, इसकी प्रैक्टिस करनी है और ये हैबिट डालनी है। क्योंकि देखिए हमारा जो मेंस का जो पेपर है, मेंस का पेपर लगातार 4 दिन होते हैं, लगातार 4 दिन होते हैं और गैप रहता नहीं है, एक दिन में 2-2 पेपर होता है। तो एग्जाम आज जैसे कि स्टार्ट हुआ पेपर, तो लैंग्वेज का रहेगा, फिर ऐसे का रहेगा, फिर कल जो रहेगा कल पेपर रहेगा, 3rd पेपर और 4th पेपर का रहेगा। तो एक रात में सब टॉपिक को रिवाइज कर पाना कठिन होता है। ठीक है, तो अगर हम ऐसा प्रैक्टिस किए हैं कि जो 15 दिन पहले पढ़े हैं उसको भी हम अच्छे से लिख पा रहे हैं, अगर ये हमारी आदत में आ गए, आदत में शामिल हो गया है, तो आपको मेंस में अच्छा आंसर लिखने से कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, ये प्रैक्टिस करेंगे तो बेहतर रहेगा। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कंक्रीट आंसर लिख पाना मुश्किल होगा, क्योंकि लिमिटेड स्पेस में लिखना है हमको। एक बार जो लिख लिए उसको काट नहीं सकते, काटेंगे तो फिर स्पेस नहीं है और। ठीक है, ठीक।